ओके जो आज हमारा टॉपिक रहेगा दैट सलेवरी ग्लैंड्स। अभी तक हम बेटा पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम फॉरगेट पढ़ रहे हैं। फॉरगेट में हमने अभी तक माउथ पढ़ा था, वेस्टिब्यूल पढ़ा था, बकल कैविटी पढ़ी थी, और बकल कैविटी में हमने पैलेट, टंग और टीथ स्टडी किया। आज हम पढ़ेंगे सलेवरी ग्लैंड्स। ये जो सलेवरी ग्लैंड्स बेटा होते हैं, ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो एसोसिएट होते हैं माउथ या बकल कैविटी के साथ। उन ग्लैंड्स को हम कहते हैं सलेवरी ग्लैंड्स। वो ग्लैंड्स जो एसोसिएट होते हैं कैविटी के साथ, माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ वो ग्लैंड जो बेटा एसोसिएट माउथ या बकल कैविटी के साथ होते हैं, उन ही ग्लैंड्स को हम व्हाट वी कॉल एज salivary glands. In case of frog, whale and mantia. फ्रॉग, व्हेल और मैंटिया बेटा इसमें जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इनमें जो बेटा सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और टोड में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। टोड में सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। टोड में सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अगर कोई पूछेगा आपसे सलेवरी ग्लैंड्स क्या है, तो आप उसे जवाब दोगे ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो एसोसिएट होते हैं माउथ या बकल कैविटी के साथ। उन ग्लैंड्स को हम सलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं। और एक पॉइंट हमने कहा कि फ्रॉग, व्हेल और मैंटिया जो होते हैं उनमें सलेवरी ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं और टोड में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बेटा बात कर रहे हैं हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, ह्यूमन बीइंग्स इसमें जो बेटा सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं माइंडेड। जो पहला होता है उसको हम पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड कहते हैं। सेकंड को हम सबमैक्सिलरी सलेवरी ग्लैंड कहते हैं, सबमैक्सिलरी सलेवरी ग्लैंड कहते हैं। और थर्ड को बेटा हम सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड। अगर कोई आपसे पूछेगा ह्यूमन बीइंग्स में कितने टाइप्स के सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, तो आप उसे जवाब दोगे ह्यूमन बीइंग्स में 3 टाइप्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड, सेकंड इज सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स, एंड थर्ड इज सबलिंगुअल ग्लैंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड। पहले हम बात करेंगे पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड के बारे में। देखो, जो पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड होता है ये फर्स्ट सबसे लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड। पहली बात पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड के बारे में, सबसे बढ़िया ग्लैंड होता है, ये सबसे लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड होता है। सेकंड बात, ये 2 इन नंबर, ये 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 इन नंबर और सबसे बढ़िया। अगर हम लोकेशन की बात करेंगे, ये लोकेट होता कहाँ पे है, तो क्वेश्चन वही से फ्रेम होता है। अगर हम इसकी लोकेशन देखेंगे, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे? लोअर साइड ऑफ एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीट्स और ईयर कैनाल। अगर बेटा हम लोकेशन की बात करेंगे, ये लोकेट कहाँ पे होता है? ये लोकेट होता है लोअर साइड ऑफ एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस और ईयर कैनाल भी कहते हैं। लोकेट कहां पे होता है? ईयर कैनाल के नीचे, या हम कहेंगे लोअर साइड जो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस या ईयर कैनाल का होता है वहीं पे ये प्रेजेंट होते हैं। ये 2 नंबर होते हैं, ईच लोकेटेड ऑन द लोअर साइड ऑफ एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस ईयर कैनाल। ओके,
एक इस साइड होता है और एक इस साइड होता है। ओके, देखो ये पैरोटिड ग्लैंड है, इसका काम है ये सिक्रीट करेगा सलेवा। अगर ये इस ईयर कैनाल, ये एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस के लवर साइड में ये प्रेजेंट है, तो ये वहां पे सिक्रीट क्या करेगा, सलेवा। उस सलेवा को कहां पहुंचना है, ओरल या बकल कैविटी में। उसके लिए ये एक डक्ट देता है जिसको हम क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल एज सिटेंशंस डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड सिक्रेट करेगा सलेवा। सलेवा अगर इसने सिक्रेट किया तो उस सलेवा को कहां पहुंचना है, बकल कैविटी या ओरल कैविटी हम कहते हैं। तो वो किसके थ्रू पहुंचता है, ये एक डक्ट देता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेंशंस डक्ट। ये जो स्टेंशंस डक्ट ये ओपन कहां पे होता है, वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल में कहां पे, अपोजिट टू अपर सेकंड मोलर टीथ। जो अपोजिट हो, अपोजिट कहां पे, अपर सेकंड मोलर टीथ, तो वहां पे ये ओपन होता है, अपोजिट टू अपर सेकंड मोलर टीथ। अपर सेकंड मोलर टीथ। अगर कोई आपसे पूछेगा अगर पैरोटिड ग्लैंड सिक्रेट सलेवा कर रहा है तो वो किस डक्ट के थ्रू, ओरल या बक्कल कैविटी में पहुंचेगा, दैट स्टेंशंस डक्ट। अगर वो अब पूछेगा आपसे वो स्टेंशंस डक्ट ओपन कहां पे होता है, आप कहोगे वेस्टिब्यूल। अगर अब पूछेगा वेस्टिब्यूल में कहां पे, तो आप जवाब दोगे उसके अपोजिट टू अपर सेकंड मोलर टीथ। ओके, अपोजिट टू अपर सेकंड मोलर टीथ। अब अगर बेटा इन्फेक्शन होगा इस ग्लैंड का, पैरोटिड ग्लैंड का अगर अब इन्फेक्शन होगा बाय पैरामेक्सोवायरस, अब अगर बेटा इन्फेक्शन होगा इस ग्लैंड का, इन्फेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड बाय पैरामेक्सोवायरस, किस वायरस के थ्रू, पैरामेक्सोवायरस के थ्रू, वहां पे एक डिजीज होती है, उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, मम्प्स, व्हाट वी कॉल एज मम्प्स। अगर आपसे कोई पूछेगा इन्फेक्शन अगर पैरोटिड ग्लैंड का होगा बाय पैरामेक्सोवायरस, वहां पे अगर डिजीज होती है उस डिजीज का नाम क्या है, दैट्स मम्प्स। सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है इस डिजीज से, इस ग्लैंड में स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन या सूजन हम कहेंगे होती है इस ग्लैंड में इस मम्प्स से। ओके, तो अगर आपको कहेगा कोई पैरोटिड ग्लैंड में अगर इन्फेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, पैरामेक्सोवायरस। अगर वो पूछेगा आपसे कि वहां पे एक डिजीज होती है उस डिजीज का नाम क्या है, तो आप उसे सीधे कहोगे उसका नाम मम्प्स है। ओके, ये था पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड, दैट इज सब मैक्सिलरी ग्लैंड। नहीं, पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। मैंने आपको कहा ये लोकेट होता है ऑन द लोअर साइड ऑफ एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीट्स और ईयर कैनाल। देखो बेटा, अगर हम ईयर को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। इन दो को छोड़ो, मिडल और इनर ईयर को पहले, इससे हमें अभी कोई काम नहीं है। जब हम फिजियोलॉजी ऑफ ईयर पढ़ेंगे वहीं पे हम देखेंगे इसमें क्या होता है। इस एक्सटर्नल ईयर को बेटा फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। जो आउटर होते हैं उसको हम पिन्ना कहते हैं या ऑरिकल, और उसके बाद एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस, और उसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। पिन्ना और ऑरिकल, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीट्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। देखो जो बेटा पिन्ना होता है, पिन्ना इज लाइक दैट,
हम यहाँ पे एक डायग्राम रफली बना लेंगे। उसके बाद एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स, उसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इस एक्सटर्नल इस पिन्ना और ऑरिकल में एक स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इस वक्त हमें उनके बारे में नहीं देखना। एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कॉनिका कहते हैं। ये जो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स, इसको ये पिन्ना है, ये एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स हैं, और ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये जो बेटा कॉनिका होता है, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स क्या करता है, ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और पहुंचाता है कहाँ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास। अगर आपसे पूछेगी एग्जाम में, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, ये हम जब फिजियोलॉजी ऑफ एयर पढ़ेंगे वहाँ पे ये क्लियर होगा। अब यहाँ पे इतना याद रखिए, आपको मैंने बताया भी नहीं अभी कॉनिका है क्या। इसमें बस इतना कहा कि एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स साउंड वेव्स को कलेक्ट करके पहुंचाता कहाँ पे है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ओके, इतना अभी याद रखना। ये हो गया पैरोटिड ग्लैंड। सेकंड इज कॉल्ड एज सबमैक्सिलरी और सबमैक्सिलरी ग्लैंड। यस, सबमैक्सिलरी ग्लैंड। जो बेटा सबमैक्सिलरी ग्लैंड, इसको हम और एक नाम से जानते हैं, और सबमैंडिबुलम ग्लैंड। माइंड इट। सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलम ग्लैंड, तो इसका भी नंबर 2 होता है। ओके, मीडियम साइज होता है ये, मीडियम साइज होता है, 2 इन नंबर और मीडियम साइज। अब अगर हम लोकेशन की बात करेंगे, व्हाट लोकेशन की अगर हम बात करेंगे, तो लोकेट ये कहाँ पे होता है, ये होता है बेटा टुवर्ड्स द पोस्टीरियर एंड ऑफ लवर जाज, या हम कहेंगे एट द रैमी ऑफ मैंडिबल। अगर ये बेटा मैंडिबल है, लवर, अगर ये मैंडिबल है, इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। इस पोर्शन को हम बेटा क्या कहते हैं, बॉडी, और इसको हम कहते हैं रैमी, रैमी और रैम्स, और ये बोन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं टुवर्ड्स द पोस्टीरियर एंड ऑफ लवर जाज या एट द रैमी ऑफ मैंडिबल। लोकेशन कहाँ पे होती है, एट द रैमी ऑफ मैंडिबल। ईच इज लोकेटेड एट द रैमी ऑफ मैंडिबल। और अगर ये समझ नहीं आएगा, टुवर्ड्स द पोस्टीरियर एंड ऑफ लवर जा, टुवर्ड्स द posterior end of lower jaws। अगर कोई आपसे पूछेगा जो सबमैंडिबुलम या सबमैक्सिलरी ग्लैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आपका जवाब होगा एट द रैमी ऑफ मैंडिबल। अगर उससे ये समझ नहीं आएगा तो आपका होगी टुवर्ड्स द पोस्टीरियर एंड ऑफ लोअर जास। देखो बेटा, जो सबमैक्सिलरी ग्लैंड है ये भी सिक्रेट क्या करेगा, सलेवा। उस सलेवा को कहाँ पे पहुँचना है, बकल कैविटी या ओरल कैविटी में, और उसमें भी एक डक्ट इंक्लूड होता है। ये भी एक सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलम ग्लैंड डक्ट, व्हाट वी कॉल्ड एज, उसको हम कहते हैं वर्टन्स डक्ट, वर्टन्स डक्ट। और इसी डक्ट के थ्रू बेटा ये जो सलेवा होता है वो कहाँ पहुंचता है, इन बकल कैविटी और ओरल कैविटी। और अब और एक बात ये होती है, ये डक्ट जो होता है ये ओपन कहाँ पे होता है, जस्ट बिहाइंड द लवर सेंट्रल इंसिजर। जो लवर सेंट्रल इंसिजर होता है उसके पीछे, बिहाइंड द लवर सेंट्रल इंसिजर, ओपन बिहाइंड द लवर सेंट्रल इंसिजर। सेंट्रल इंसिजर ओपन कहाँ पे होता है, जस्ट बिहाइंड द लवर सेंट्रल इंसिजर। और ये जो सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलम ग्लैंड
एब्सेंट होता है बेटा हॉर्स में। ये एग्जांपल्स याद रखना, एब्सेंट इन हॉर्स। हॉर्स में ये ग्लैंड बेटा एब्सेंट होता है। उसमें कौन सा डक्ट होता है, उस डक्ट का नाम स्टेंशन्स डक्ट, और इस समय कौन सा डक्ट होता है, उस डक्ट का नाम वर्टन्स डक्ट है। ओके, अब लास्ट ग्लैंड जो है वो है सबलिंगुअल ग्लैंड। अब बेटा लास्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड। ये जो बेटा सबलिंगुअल ग्लैंड होता है, ये पहले इसका भी नंबर 2 होता है, नंबर भी 2 होता है और सबसे स्मॉल होता है। लार्जेस्ट पैरोटिड होता है, सबसे स्मॉल सबलिंगुअल ग्लैंड होता है। और लोकेटेड, अगर हम लोकेशन की बात करें, ये होता है प्रेजेंट कहाँ पे, फ्लोर ऑफ माउथ में ये प्रेजेंट होता है, बियॉन्ड द टंग, बिनेथ द टंग और बियॉन्ड द टंग, टंग के नीचे बेटा ये प्रेजेंट होता है फ्लोर ऑफ द माउथ में। कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, फ्लोर ऑफ माउथ। फ्लोर ऑफ माउथ में ये प्रेजेंट होता है, या फ्लोर ऑफ माउथ में बेटा प्रेजेंट होता है, और इसका भी नंबर होता है 2 और सबसे स्मॉल होता है। ये भी देखो बेटा, ये बहुत सारे डक्ट्स देता है, और उन डक्ट्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, डक्ट्स ऑफ रेवेन्यूज। रेवेन्यूज, उन डक्ट्स को बेटा हम कलेक्टिवली डक्ट्स ऑफ रेवेन्यूज कहते हैं। इसमें एक लार्ज डक्ट होता है जिसको हम बार्थोलिन्स डक्ट कहते हैं, बार्थोलिन्स डक्ट। इसमें बहुत सारे डक्ट्स होते हैं, और उन डक्ट्स को मिला के हम क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ रेवेन्यूज। और एक डक्ट इसमें सबसे बढ़िया होता है, और डक्ट को हम क्या कहते हैं, बार्थोलिन्स डक्ट। अब इसका काम है, ये सेलेवा सिक्रीट करेगा। ओके, अब ये डक्ट्स ओपन कहाँ पे होते हैं, इन फ्रंट ऑफ लिंगुअल फ्रेन्यूलम। ये जब हम टंग पढ़ रहे थे वहां पर मैंने एक स्ट्रक्चर की बात की है जिसको हम क्या कहते हैं, लिंगुअल फ्रेन्यूलम। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, टंग वेंट्रल साइड या इंफीरियर साइड जुड़ी होती है फ्लोर ऑफ माउथ के साथ बाय फोल्ड, और उस फोल्ड को हम लिंगुअल फ्रेन्यूलम कहते हैं, और उसी लिंगुअल फ्रेन्यूलम के आगे बेटा ये ओपन होती है। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट प्रेजेंट होता है कहाँ पे, फ्लोर ऑफ द माउथ में। और ये बहुत सारे डक्ट्स था, उनको हम कलेक्टिवली डक्ट ऑफ रेवेन्यूज कहते हैं। एक डक्ट इसमें सबसे बढ़िया होता है जिसको हम बार्थोलिन्स डक्ट कहते हैं। ये डक्ट्स याद रखना, पहले में पैरोटिड ग्लैंड में स्टेंशन्स डक्ट, सेकंड में वर्टन्स डक्ट, और थर्ड में डक्ट, ये बहुत सारे डक्ट्स देता है जिनको हम डक्ट ऑफ रेवेन्यूज कहते हैं या बार्थोलिन्स डक्ट कहते हैं। ओके, देखो बेटा, जो सिक्रीशन होती है इन सेलेवरी ग्लैंड्स की, ये सिक्रीट कर रहे हैं सेलेवा। ये बेटा सिक्रीट कर रहे हैं सेलेवा 1 to 1.5 लीटर्स पर डे। ये बेटा ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं सेलेवा 1 to 1.5 लीटर्स पर डे। और उसका जो पीएच होता है वो होता है कितना, 6.8। दिस आर द टिपिकल पॉइंट्स। कितना सिक्रीट सेलेवा कर रहा है, 1 to 1.5 लीटर सेलेवा। सेलेवा बेटा ये कितना सिक्रीट कर रहा है, 1 to 1.5 लीटर्स पर डे, ये सेलेवरी ग्लैंड्स। और जो पीएच होता है सेलेवा का वो कितना होता है, 6.8। उसके बाद अगर हम सेलेवा की बात करेंगे, उसमें 99% वाटर होता है, और बेटा कुछ साल्ट्स पाए जाते हैं इसमें, कुछ साल्ट्स भी पाए जाते हैं, लाइक सोडियम पाया जाता है, कुछ साल्ट्स पाए जाते हैं, सोडियम पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, और बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं। 8 से सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट्स। और इसमें कुछ
एंटी बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, उनको हम उनमें है लाइसोजाइम है, थायोसाइनेट है, और लैक्टोफेरिन है, इम्यूनोग्लोबिन ए है। ओके, कुछ एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, उसमें क्या क्या है, लाइसोजाइम है, थायोसाइनेट है, लैक्टोफेरिन है, इम्यूनोग्लोबिन है, ये है। और ये बेटा फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, कुछ एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं लाइक लाइसोजाइम, थायोसाइनेट, लैक्टोफेरिन, इम्यूनोग्लोबिन है, और ये बेटा फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें बेटा एक एंजाइम, इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, और उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, सेलेवरी एमाइलेज। एक इंपॉर्टेंट एंजाइम पाया जाता है, और उस एंजाइम को बेटा हम क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल एज सेलेवरी एमाइलेज। सेलेवरी एमाइलेज या हम पिटाइलिन के नाम से भी जानते हैं, सेलेवरी एमाइलेज और पिटाइलिन। और अगर हम हर्बिवर्स में देखें कि जो हर्बिवर्स, ग्रास ईटिंग हर्बिवर्स, हर्बिवर्स का जो सलेवा होता है उसमें क्या होता है, ये सेलेवरी एमाइलेज जो होता है ये एब्सेंट होता है। यही पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हर्बिवर्स, वो देखो क्वेश्चन क्या आएगा, जो हर्बिवर्स का सलेवा है उसमें सेलेवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है, नो उसमें सेलेवरी एमाइलेज या बेटाइलिन कहेंगे वो इसमें एब्सेंट होता है। ओके, सेलेवरी एमाइलेज का ये क्या करता है, ये डाइजेशन करता है बेटा स्टार्च की। देखो ये 30% कार्बोहाइड्रेट्स को ये माउथ में ही डाइजेस्ट करती है। 30% कार्बोहाइड्रेट्स को बेटा ये माउथ में ही डाइजेस्ट करते हैं। देखो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, एसटी। स्टार्च बेटा एक पॉलीसेकेराइड है, ये इसको कन्वर्ट करती है डाइसेकेराइड्स में, लाइक माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लिमिट डेक्सट्रिन्स, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लिमिट डेक्सट्रिन्स। ये याद रखना, 30% कार्बोहाइड्रेट्स को बेटा माउथ में ही डाइजेस्ट करती है। देखो स्टार्च जो है ये उसको कन्वर्ट करते हैं, स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड, स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड है और ग्लाइकोजन भी पॉलीसेकेराइड है। ये उसको कन्वर्ट करती है किस में, डाइसेकेराइड्स में, हर सॉरी डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट करती है उसको, लाइक माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रिन्स। ओके, ये जो सेलेवरी एमाइलेज है इट इज, ये इनएक्टिव एंजाइम होता है, इनएक्टिव एंजाइम होता है, और इसको एक्टिवेट कौन कर रहा है, एक्टिवेट कौन कर रहा है, क्लोरीन। इसे बेटा क्लोरीन एक्टिवेट कर रहा है, ये एक इनएक्टिवेट एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम होता है, और इसे एक्टिवेट कौन कर रहा है, दैट्स क्लोरीन नेगेटिव आयन से एक्टिवेट कर रही है। देखो जो एसिडिक पीएच में होता क्या है, एसिडिक पीएच में जो सेलेवरी एमाइलेज की एक्टिविटी वो डिक्रीज होती है, सेलेवरी एमाइलेज की जो एसिडिक पीएच में एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है। जब भी हम कोई लाइम जूस या विनीगर पीते हैं तब जो डाइजेशन स्टार्च की होती है वो डिक्रीज होती है। मैं फिर रिपीट कर, जब भी हम बेटा कोई लाइम जूस या विनीगर पीते हैं ना, तो उस वक्त क्या होता है, जो सेलेवरी एमाइलेज की एक्टिविटी होती है या सेलेवरी एमाइलेज की जो स्टार्च की डाइजेशन होती है वो डिक्रीज होती है। एसिडिक पीएच में क्या होता है, जो एक्टिविटी होती है सेलेवरी एमाइलेज की वो डिक्रीज होती है। तो जब हम कोई लाइम जूस या विनीगर पीते उसकी वजह से क्या होती है, स्टार्च डाइजेशन डिक्रीज होती है। ये जो सेलेवरी ग्लैंड्स भी होते हैं अंडर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम,
कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक बेटा होता है वो इनहिबिट कर रहा है सिक्रीशन ऑफ सेलेवा, इनहिबिट कर रहा है सिंपैथेटिक, और जो मेरा पैरासिम्पैथेटिक होता है वो क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ saliva. Salivary glands are under the control of autonomic nervous system। जो sympathetic होता है वो inhibit कर रहा है secretion of saliva, और जो parasympathetic होता है वो क्या कर रहा है, stimulate कर रहा है secretion of saliva को। ये था salivary glands के related, salivary glands के related। तो जो next lecture होगा वो होगा pharynx के related। ओके, अब बेटा इसमें दो टॉपिक्स रहते हैं, दैट्स फेरेंक्स एंड इसोफेक्स। उसके बाद फॉरगेट कंप्लीट होगा, उसके बाद हम मिड गट स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा आपको फिर बताऊंगा कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हम बेटा बात कर रहे थे सेलेवरी ग्लैंड्स के बारे में। ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो एसोसिएट होते हैं, मैंने कहा कि ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो एसोसिएट माउथ या बकल कैविटी के साथ होते हैं। तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये ह्यूमन बींग्स में तीन किस्म के होते हैं। एक होता है पैरोटिड, सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। जो पैरोटिड होता है उनका नंबर 2 होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है, ईयर कैनाल के नीचे वो प्रेजेंट होता है, और वो एक डक्ट देता है जिसको हम सेटेंशियस डक्ट कहते हैं। उस सेटेंशियस डक्ट कहाँ पे ओपन होता है, वेस्टिब्यूल में। उसके बाद हमने सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलम ग्लैंड के बारे में बात की, और मैंने कहा इनका भी नंबर 2 होता है, मीडियम साइज होता है, और प्रेजेंट होते हैं रैमी ऑफ मैंडिबल या पोस्टीरियर एंड ऑफ लवर जास। तो वो भी एक डक्ट देता है जिसको हम वर्टेनस डक्ट कहते हैं, जो ओपन कहाँ पे होता है, बिहाइंड द लवर सेंट्रल इंसिजर। उसके बाद बेटा मैंने बात की सबलिंगुअल ग्लैंड के बारे में, मैंने कहा उसका भी नंबर 2 होता है। तो वो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है, वो बहुत सारे डक्ट्स देता है, और उन डक्ट्स को हम मिला के हम डक्ट ऑफ रेवेन्यूज कहते हैं, और एक डक्ट उसमें बड़ा होता है जिसको हम बार्थोलिन्स डक्ट कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा वो ओपन कहाँ पे होता है, दैट्स इन फ्रंट ऑफ लिंगुअल फ्रेनुलम। उसके बाद हमने सिक्रीशन, मैंने कहा कि सेलेवा कितना प्रोड्यूस होता है, ये सेलेवरी ग्लैंड्स कितना सेलेवा प्रोड्यूस कर रहे हैं पर डे, 1 to 1.5 लीटर, और जो पीएच होता है वो होता है 6.8। उसमें 99% पानी होता है और 99% वाटर होता है, उसमें कुछ साल्ट्स पाए जाते हैं, वो हमने देखा सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन होता है, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, और कुछ एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, लाइक हमने देखा एंटीफिरिन था, थायोसाइनेट था, इम्यूनोग्लोबिन ए था। तो उसके बाद मैंने कहा ये 30% कार्बोहाइड्रेट्स को माउथ में ही डाइजेस्ट करता है। ये स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड, उसको कन्वर्ट किस में करती है, स्टार्च को डाइसैकेराइड्स में, पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड्स में, दैट इज माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लिमिट डेक्सट्रेंस में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद मैंने कहा इट्स एपो एंजाइम, इनएक्टिवेट एंजाइम, और इसे एक्टिवेट कौन कर रहा है, दैट इज क्लोरीन आयंस। क्लोरीन बेटा इसको एक्टिवेट करती है। ये भी होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो इसे इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ सेलेवा, वाइल जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ सेलेवा। दिस इज ऑल अबाउट द salivary gland. Next lecture is about pharynx. Okay.